गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं ड्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा था और ड्रेन सिस्टम का फर्स्ट और सेकंड वीडियो मैं दे रखा हूं और आज मैं थर्ड वीडियो में गंडक और कोसी और शारदा, सरयू और महानंदा के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है। फर्स्ट वीडियो में यह था कि ड्रेन सिस्टम क्या था। इसमें हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़े, नदी द्रोणी के बारे में पढ़े और कैचमेंट एरिया के बारे में पढ़े, वाटर सेट के बारे में पढ़े। भारत का जो अपवाह तंत्र था उसको दो भाग में बांटा गया। सबसे पहला हिमालय से जो नदियां निकल रही है उसे, और दक्षिणी पठार से जो नदियां निकल रही है वो। और ये दोनों में हम लोग अंतर भी देखें कि हिमालय से जो नदियाँ निकल रही थी वो और दक्षिणी पठार से जो नदियाँ निकल रही थी वो, दोनों में अंतर क्या था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखें। और उत्तर भारत की जो नदियां थी, बहुत फेमस नदियां, गंगा नदी और 5 नदियां जो मिल रही थी पंजाब के पास में, सिंधु नदी के बारे में भी हम लोग देखें, गंगा नदी के बारे में भी हम लोग देखें और 5 नदियों के बारे में भी देखें वो लोग किस जगह पे आपस में मिल रहे हैं और कौन कौन सारे जगहों से वो निकल रहे हैं, उसका उद्गम स्थल के बारे में भी हम लोग देखें। ठीक है, तो आज मैं उत्तर भारत की कुछ और भी नदियां हैं उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। उसके बाद दक्षिणी पठार से जो नदियां निकल रही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गंडक नदी जो है ये नेपाल हिमालय के धौलागिर व एवरेस्ट के बीच से ये नदी निकल रही है। गंडक नदी नेपाल हिमालय के धौलागिरी पर्वत व एवरेस्ट के बीच से ये निकलती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये गंडक नदी कहाँ से निकल रही है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो नेपाल हिमालय। कौन दो पर्वतों से बीच से बह रही है, तो धौलागिरी व एवरेस्ट के बीच से ये बहती है। इससे दो नदियाँ और भी निकल रही है जिसका नाम है काली गंगा और त्रिशूल गंगा। ठीक है, ये दो, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये दोनों नदी बिहार के चंपारण होते हुए पटना के सोनपुर में गंगा से मिलती है। ठीक है, बिहार के कौन सी जिला में, तो चंपारण जिले में। चंपारण जिले से होते हुए पटना के सोनपुर में गंगा से ये मिल रही है। उसके बाद में हम लोग कोसी नदी के बारे में देखेंगे। कोसी नदी ये एक भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय और दक्षिणी पठार की नदियों में अंतर जो मैं बता रहा था उसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में भी बताया। हिमालय से जो नदियाँ निकल रही है वो पूर्ववर्ती थी और दक्षिणी पठार से जो नदियाँ निकल रही थी वो अनुवर्ती थी। तो कोसी नदी भी हिमालय पर्वत के ही भाग से निकल रही है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत कंचनजंगा से है। ये कहाँ से निकल रही है, तो कंचनजंगा से निकल रही है, कंचनजंगा पर्वत से। नेपाल के मध्य हिमालय के पार करती है। यहाँ इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। जैसे ही ये नेपाल के मध्य जो हिमालय है वो उसे पार करती है तो इसका एक और धारा बहती है जिसे अरुण हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ और भी धाराएं हैं जो कि आपस में मिल जाता है, जैसे अरुण, तमूर कोसी और सोन कोसी। ये सब नदियां आपस में मिल करके एक सप्त कोसी बनाता है। ठीक है, कोसी नदी कारागोल स्थान पर गंगा से मिलती है। कोसी नदी गंगा से किसी स्थान पर मिल रही है, तो कारागोल नामक स्थान पर। और मार्ग परिवर्तन और बाढ़ लाने के कारण बिहार में इसे शोक भी कहा जाता है, यानी बिहार का शोक इस नदी को कहते हैं। ठीक है, मार्ग परिवर्तन और बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक इसे कहा जाता है। अब हम लोग शारदा या सरयू नदी के बारे में देखेंगे। तो शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल जो है वो नेपाल हिमालय है और नेपाल में शारदा को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नेपाल में गौरी गंगा किसे कहते हैं, तो शारदा नदी को ही कहा जाता है। और नेपाल और भारत में शारदा नदी को काली गंगा कहते हैं। ठीक है, नेपाल और भारत में शारदा नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा या सरयू नदी भारत में घाघरा से ये मिलती है, इसलिए घाघरा को सरयू भी कहा जाता है। ठीक है, शारदा नदी जो है वो भारत में घाघरा से मिल जाती है, इसलिए घाघरा को सरयू भी कहते हैं। मैं जब बिहार के बारे में स्पेशल मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सभी नदियां के बारे में जो बिहार में बह रही है वो सभी के बारे में इस नाम से जाना जाता है और कौन सी जिला में कौन सी स्थान पर वो गंगा से मिल रही है और किस लिए वो नदी फेमस है। ठीक है, अब हम लोग महानंदा के बारे में देखते हैं। महानंदा का स्रोत दार्जिलिंग की पहाड़ी से है। महानंदा कहाँ से निकल रही है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये
अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहले लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई इसकी 1200 किलोमीटर तक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितना है, 1200 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस चीज के लिए जाना जा रहा है, तो बाढ़ मार्ग परिवर्तन में, यानी कि इस नदी क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा से ज्यादा आता है और तटीय अपर्दन के लिए जाना जाता है। इस तरह से 12th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बाढ़ मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए किस नदी को जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ठीक है, या ब्रह्मपुत्र नदी को किस लिए जानते हैं, तो बाढ़ मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जाना जाता है। सहायक नदी, इसके सहायक नदी बड़ी है और जल ग्रहण भी अधिक है, इसलिए वर्षा के कारण अवसाद भी ये बहा करके लाता है। इसकी सहायक नदी भी बहुत बड़ी है ब्रह्मपुत्र नदी की, जलग्रहण भी अधिक है। ठीक है, और वर्षा के कारण अवसाद भी अधिक से अधिक ये लाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग 2 पॉइंट के बारे में देखें। सबसे पहले इसकी लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी किस लिए जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। तो सबसे पहले उद्गम स्थल देख लेते हैं हम लोग। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील यानी कैलाश के निकट ही मानसरोवर झील है, वहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। हिमालय के गिरिपद में यह शीशंग और दिशंग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बदलता है, चेंज होता है, हर जगह पे अलग अलग नामों से इसे जाना जा रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है, हिमालय के गिरिपद में इसे शीशंग और दिशंग के नाम से भी जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे सादिया कस्बे के पास मिलता है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है तो वहाँ पे वो कौन सी जगह पे मिल रहा है, तो सादिया कस्बे से, सादिया कस्बे के पास में ये मिलता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से इस तरह से सवाल आता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करता है, कौन सी स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर रहा है। यदि और डीप का क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ के जगह के बारे में पूछ सकता है, जिला के या फिर कस्बे के बारे में पूछ सकता है। तो सादिया कस्बे है, ये बहुत डीप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पास में ये मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस जगह पे किस नाम से जाना जा रहा है। तो सबसे पहले जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत ये मौजूद होता है तब इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो इसे हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। और जब ये आसाम में आता है तब इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी का तिब्बत इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदी एक है रंगो सांगपो, जो कि तिब्बत में ही है और इस नदी के दाएं साइड में जाकर के मिल रहा है। सेकंड है दिवांग, सिक्यांग और लोहित, ये 3 नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही इसकी सहायक नदी बनती है। ठीक है, दिवांग नदी, सिक्यांग नदी और लोहित नदी, ये कहाँ है इसकी सहायक नदी बन रही है, तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है तीस्ता नदी, जो कि बांग्लादेश में दाहिने किनारे पर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और तब इसे यमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जान रहे हैं, तो यमुना नदी के नाम से जानते हैं। और पद्मा यानी गंगा का ही नाम है, गंगा ही बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो फिर इसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है और ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा से जब मिलती है करके ये गिर जाती है। नदी जब पद्मा नदी से मिलती है तब जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बात और कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर रही है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा और ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के पास में मौजूद। हम लोग सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी जिक्र करेंगे। अब हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय नदी के बारे में देखेंगे, यानी प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकल रही है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो चूंकि प्रायद्वीपीय नदी का जो तंत्र है वो किस तरह से है, कौन कौन नदी है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदी का तंत्र कौन कौन है, तो सबसे पहला
हम लोग महानदी के बारे में देखते हैं। ये सिक्वेंसली नहीं है, आप किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो महानदी है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ये 2 राज्यों में बहती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके से बहुत इजी वे में सवाल कर सकता है कि कौन सी नदी कौन सी राज्य में है या कौन 2 राज्यों में है, इस तरीके से। तो हम लोग नदी और राज्य के बारे में भी देखते चलेंगे। ठीक है, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में बह रही है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बह रही है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में बह रही है। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है और मध्य प्रदेश से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय नदी के तंत्र में ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में बह रही है। तुंगभद्रा नदी महाराष्ट्र में बह रही है और कावेरी नदी कर्नाटक में बह रही है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बह रही है और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार में ये बहती है। ठीक है, दामोदर नदी में कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे स्वर्णरेखा नदी में सोना बहुत ज़्यादा मिलता है, उसी तरीके से दामोदर नदी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हम लोग, ये हो गए प्रायद्वीपीय नदी का तंत्र। अब इसके बाद हम लोग एक एक नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी और प्रथम भारत सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में ये आता है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है, या सबसे पहला जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है वो गोदावरी है और सबसे बड़ी डेल्टा भी बना रही है। दक्षिण भारत में कौन ऐसी नदी है जो कि सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, तो गोदावरी नदी। इस तरह से सवाल किया जा सकता है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। एग्जामिनेशन में तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा किसे कहते हैं या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकल रही है। गोदावरी नदी कहाँ से निकल रही है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के ही आसपास के क्षेत्रों से निकलती है और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन है, तो पेनगंगा है, वैनगंगा है, प्राणहिता है, वारदा है, इंद्रावती है और भी इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो नदी है वो मैं बता दिया। ठीक है, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, वारदा और इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदी ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी पूर्व में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो प्रथम हो गई गोदावरी और दूसरी हो गई कृष्णा नदी, यानी ये पूर्व में बह रही है। पूर्व में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो कृष्णा नदी। समहाद्री के महाबलेश्वर पहाड़ी के निकट से ही ये निकलती है। यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो समहाद्री के महाबलेश्वर पहाड़ी जो है वो वहाँ के निकट से निकलती है। ऑप्शन में आपको समहाद्री पर्वत भी दे सकता है या फिर महाबलेश्वर की पहाड़ी भी दे सकता है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी के निकट से ही ये निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन कौन है, कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, घाट प्रभा और मूसी नदी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इसकी कहीं कहीं सहायक नदी मैच करने के लिए भी दे देता है, कुछ नदी दे देगा एक साइड में, दूसरे साइड में आपको सहायक नदियों के नाम रहेंगे। तो उस तरह से मैच करने के लिए भी दिया जाता है। हम लोग अगर इस तरीके से एक जगह इकट्ठा करके यदि पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। अब हम लोग ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। तो भारत की वैसी 2 नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिर रही है, एक है नर्मदा नदी और दूसरा है ताप्ती नदी। ये पश्चिमी दिशा में बहती है। ताप्ती नदी कौन सी दिशा में ये बह रही है, पश्चिमी दिशा में बहती है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से मुल्ताई जो पहाड़ी है, मुल्ताई पहाड़ी कहाँ है, तो महादेव पहाड़ी के ही पास में है मुल्ताई पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। इससे इजी में सवाल इस तरीके से है कि ताप्ती नदी जो है वो कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो सिंपल महादेव की पहाड़ी से। थोड़ा और डीप का अगर क्वेश्चन पूछा तो मुल्ताई भी दे सकता है ऑप्शन में, है ना। तो मुल्ताई की पहाड़ी जो कि महादेव की पहाड़ी में ही स्थित है, वहाँ से ये निकल रही है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है, गिरना है और बोरी है। ठीक है, पूर्णा है, गिरना है और बोरी है, इसकी सहायक नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती से एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि कौन वैसी 2 नदियां हैं जो
डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, महानदी के बारे में देखते हैं। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मैं पहले भी बता दिया हूँ, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा, सोन नदी और महानदी निकल रही है। ठीक है, तो महानदी कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकल रही है। ठीक है, और इस पर सबसे बड़ी बांध है जो हीराकुंड है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ठीक है, कि हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। महानदी की सहायक नदी हसदो है, शिवनाथ है, ईव है, मांड है और ठीक है, कौन कौन है सहायक नदी? हसदो है, शिवनाथ है, ईव है और मांड है, पेरी है। ये हो गई महानदी जो कि छत्तीसगढ़ जिले से ये निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है और उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, अब हम लोग कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी यह कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी फेमस है कि कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, कौन सी पहाड़ी से? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल रही है। अगर राज्य पूछेगा तो कर्नाटक राज्य, यदि जिला पूछेगा तो कोगाडू जिला। ठीक है, तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल रही है। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम, बहुत फेमस जलप्रपात है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम। जल ग्रहण क्षेत्र कावेरी नदी में जल ग्रहण क्षेत्र जो होते हैं वो दो तरीके से हो रहा है और यहाँ से भी सवाल आते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये कावेरी नदी किस तरीके से कर रहा है। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून के वर्षा से, दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्षा से और उत्तर पूर्वी मानसून के वर्षा से जल ग्रहण क्षेत्र ये करता है। यानी का कावेरी नदी में जल जो है वो कौन कौन तरीके से आ रहा है? तो सबसे पहला तरीका है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आ रहा है और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण आ रहा है। जब मैं मानसून के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसको भी मैं डील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इसकी सहायक नदी कौन है? तो भवानी नदी, अमरावती, हेमवती, अकावती और भीमा नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन हो गई? भवानी नदी, अमरावती, हेमवती, अक्कावती और भीमा नदी, ये इसकी सहायक नदी हो गई। तो हम लोग दो नदी अभी देखें, महानदी देखें, कावेरी नदी देखें। अब हम लोग नर्मदा नदी के बारे में भी देख लेते हैं। ये कहाँ से निकल रही है? बार बार मैं बतला रहा हूँ, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकल रही है। ठीक है, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है और इसके उत्तर साइड में विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, इसके उत्तर साइड में कौन सा पर्वतमाला है? विंध्याचल, और दक्षिण साइड में कौन सा पर्वतमाला है? तो सतपुड़ा। इस पे बहुत फेमस जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, यहाँ से भी सवाल आता है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछ चुका है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी जिले में है? तो जबलपुर में है। इसकी सहायक नदी कौन है? तवा है, दूधी है, कोलार है। ये तवा नदी के बारे में भी पूछे हुए हैं कि तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना भी इस पर है। इस पर धुआंधार जलप्रपात, सरदार सरोवर परियोजना दोनों कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ये हम लोग देखें महानदी के बारे में, कावेरी नदी के बारे में और नर्मदा नदी के बारे में। अब आगे देखते हैं आगे माही नदी के बारे में। तो माही नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकल रही है? तो विंध्याचल पर्वत से ये निकल रही है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से ये निकल रही है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर रही है। माही नदी का जो राज्य है वो है एमपी, राजस्थान और गुजरात। गुजरात की बहुत फेमस नदी है माही नदी और साबरमती नदी। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को, भारत से जो गुजरने वाली कर्क रेखा है उसे कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी, वो भी 2 बार। ठीक है, इसकी सहायक नदी सोम है और जाखम है। जाखम इसकी सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदी सोम है और जाखम है। ये हो गई माही नदी। हम लोग साबरमती के बारे में देखते हैं। तो साबरमती जो है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है।
कहाँ से ये निकल रही है? तो गोगुंदा की पहाड़ी। यदि पहाड़ी का नाम पूछेगा तो गोगुंदा बोलेंगे, यदि स्टेट का नाम पूछेगा तो राजस्थान, और यदि जिला का नाम पूछेगा तो उदयपुर। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ी से ये निकलती है। इसकी सहायक एक ही नदी है वाकल, जो कि थोड़ा राजस्थान में ये फेमस है वाकल। और साबरमती जो है ये गुजरात में फेमस है। वे साबरमती खंबात की खाड़ी में ये जाकर के गिर जाती है। साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब हम लोग देखेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धारा में ये हो जाती है। लूनी नदी जो है वो पुष्कर के समीप दो धारा में बहती है। एक है सरस्वती और दूसरा है सागरमती। साबरमती नहीं, सागरमती है। ठीक है, लूनी पुष्कर के समीप दो धारा में बहती है। एक है सरस्वती और दूसरा है सागरमती। लूनी नदी राजस्थान के दक्षिण में नाग पर्वत से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान के दक्षिण में नाग पर्वत है, वहाँ से ये निकल रही है और कच्छ की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की करीब करीब सारी नदियाँ हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत की कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में। सिर्फ उसका नाम हम लोग जान लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम की ओर कुछ छोटी नदियाँ हैं, जैसे शरावती, भद्रा और ज्वारी नदी है, जिस पर मांडवी बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, कि ज्वारी नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मांडवी। मांडवी किस नदी पर है? तो ज्वारी नदी पर। और पश्चिम की ओर कुछ छोटी नदियों में एक है पेरियार और दूसरा है पंबा। ठीक है, पंबा जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी में आता है। केरल की सबसे लंबी नदी है। और पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है। पेरियार जो है वो केरल की दूसरी बड़ी नदी है। केरल में पेरियार नाम से पेरियार नदी भी है, झील भी है और जगह भी है, द्वीप भी है। ठीक है, तो पेरियार है कहाँ? तो केरल में दूसरी बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ थी इसके बारे में मैं बतला दिया। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशनों में पूछा जाता है वो भी मैं वीडियो में दूंगा। यदि आपको इसका नोट्स और पैकेज की यदि ज़रूरत है तो आपको इस नंबर पे कंसल्ट करना पड़ेगा, दूंगा। और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशनों में बहुत महत्व रखता है, उसका यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो में बनाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।